नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी में आपका स्वागत है। हम भारतीय काव्य शास्त्र के पीवाईक्यूज कर रहे थे। जो भी 2004 से लेकर 2025 दिसंबर वाले पेपर तक जो जनवरी में आयोजित हुआ था, वहां तक जितने भी भारतीय काव्य शास्त्र के प्रश्न पूछे गए हैं वो हम हल कर रहे थे। और कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से 2 क्लास हुई थी, हालांकि प्रश्न कम ही हुए दोनों क्लासों के अंदर। 1.5 घंटे की दोनों क्लासें हुई है और उन क्लासेज में हमने 33 प्रश्न कर लिए थे। कितने? 33 प्रश्न कर लिए थे और आज हम 51 प्रश्न कर लेंगे ऐसी उम्मीद है। इस क्लास के अंदर 2-1 घंटे क्लास होगी उसमें, और फिर बाद में 60-67 प्रश्न और बचेंगे। कुल 150 प्रश्न हैं जो 2004 से लेकर 2026 तक यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की परीक्षा में भारतीय काव्य शास्त्र की दृष्टि से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है पहला वो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34। थोड़ी लंबी क्लास इसलिए हो रही है क्योंकि थोड़ा सा डीप में बताया जा रहा था कि वहां से अगर प्रश्न आए तो वो कम से कम क्लियर हो जाए, टॉपिक भी आपके क्लियर हो जाए। जितनी जानकारी किसी प्रश्न विशेष में मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ उतनी अवश्य जानकारी है, वो जानकारी आप जरूर अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में बिठा ले, ताकि परीक्षा में अगली बार जब भी पूछा जाए तो वहां से आप चीजें ठीक कर सकें। ठीक है, तो 34 नंबर प्रश्न देखिए। प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों के सही युग्म कौन से हैं? प्रतिभा काव्य हेतु अर्थात प्रतिभा को काव्य हेतु मानने के संदर्भ में जो कथन दिए गए उनमें से कौन कौन सा जो मिलान है वो सही है? इस प्रश्न का उत्तर देना क्या है? तस्य च कारणम कविगत केवल प्रतिभाचा प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता भट्टोत कवित्व बीजम प्रतिभानम वामन प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम भम काव्य तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावत। ठीक है, आचार्य जगन्नाथ, ये इन लोगों के नाम दिए हुए हैं। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, ये बात पूछी जा रही है। तो जो काव्य तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावत, जो हमको बहुत आसानी से आ रहा है उनको सबसे पहले देखना है हमको, और कोशिश करना कि वहां से एलिमिनेट हो सकता है या नहीं हो सकता ऑप्शन कोई। प्रश्न क्या पूछ रहा है? सही युग्म पूछ रहा है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। हर एक प्रश्न के अंदर पूरा पूरा पढ़ना है प्रश्न, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना हड़बड़ाहट के अंदर, और कोशिश करना कि एलिमिनेट अगर हो सके तो सबसे पहले एलिमिनेट की कोशिश करना। पूरा प्रश्न या पूरा आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं, नीचे वाले जो ऑप्शन होते हैं उसके अंदर ये पढ़ना जरूरी है, सही और गलत वाला युग्म में। ठीक है ना, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावत, आचार्य जगन्नाथ। क्या ये मत आचार्य जगन्नाथ का है? नहीं, ये किसका मत है? ये भामह का मत है। भामह ने क्या कहा था? भामह ने कहा था कि कोई भी जड़ बुद्धि व्यक्ति शास्त्र में पारंगत हो सकता है, लेकिन काव्य जो है वो तो केवल प्रतिभाशाली व्यक्ति में ही जन्म ले सकता है। ये बात कही थी। अर्थात ई वाला क्या है? गलत है। सही युग्म पूछा है सी ई, तो ये वाला तो अपना कट गया यहां पर। अब बात करते तस्य च कारणम कविगत केवल प्रतिभाचा। ठीक है, ये बात किसने कही थी? क्या वाग्भट ने कही थी? नहीं, वाग्भट ने नहीं कही थी। एक और भी चीज है जो मैं आपको, थोड़ा सा आप इसके लिए सचेत हो जाइए कि नेट वाली परीक्षा के अंदर अब तक जितने भी प्रश्न मैंने देखे हैं, 150 प्रश्न जो पूरे 2004 से लेकर 2024-25 तक पूछे गए, 20 सालों में हर एक पारी के अंदर जो प्रश्न पूछे गए, उनमें से एक चीज जरूर है कि यहीं पर विकल्प है, उत्तर इन्हीं में से हैं। या तो भट्टोत नीचे आ जाएगा या वामन नीचे ऊपर नीचे आ जाएगा, ये ऑप्शन यही है, लगभग यही काम आने वाले हैं। तो उत्तर भी वहीं छिपा हुआ होता है, बस गलतियां होती मैचिंग को लेकर। ऐसा नहीं है किसी और का नाम दे दिए, यहीं पर है। ठीक है, जो वाग्भट प्रथम है यहां पर नहीं, आचार्य जगन्नाथ यहां पर आ जाएगा, आचार्य जगन्नाथ। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे आप सारे विकल्प यहीं पर छुपे हुए हैं। तस्य च कारणम कविगत केवल प्रतिभाचा, और ये भामा कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। देखिए इसी प्रकार से हुए हर एक प्रश्न के अंदर जो भी मिलान करने वाले प्रश्न हैं उनका उत्तर इसी प्रकार से तय होता है। कवित्व बीजम प्रतिभानम, कवित्व बीजम प्रतिभानम, किसने कहा था? ये वामन ने कहा था, तो ये तो हो गया सही। वामन ने कहा था, सी वाला सही हो गया, पहले वाला भी गलत हो गया, अर्थात ए भी गलत है और बी और डी। अब बात करते हैं डी की। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, भामा ने नहीं कहा था, भामा ने तो नीचे वाली बात कही थी, ये वाली बात कही थी भामा ने, तो ये भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। पीछे क्या बचा हुआ है? एक तो बचा हुआ है बी, एक सी बचा हुआ है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? केवल बी और
सी प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये किसका है दिया हुआ? भट्टतोत का दिया हुआ है। भट्टतोत किसके गुरु हैं? भट्टतोत अभिनव गुप्त के गुरु माने जाते हैं भट्टतोत। ठीक है, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, कवित्व बीजम प्रतिभानम वामन, ये दोनों उत्तर सही हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपको प्रश्न को ये भी देखना है जो आगे मैच किए हुए हैं क्या एक दूसरे से गलत तो नहीं दिया हुआ है, कहीं जो युग्म बनाया हुआ वो तो गलत नहीं है। थोड़ी सी अपनी जो सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो विजेता बनेंगे। निम्न में से कौन से युग्म सही है? क्या पूछा जा रहा है? युग्म सही है। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार चिंतामणि, सो विश्रब्द नवोडा यो वर्णत कवि रस रीति भिकारी दास, सु कविन हूँ की कछु कृपा समुझी कविन को पथ मतिराम, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, काव्य की रीति सीखो सु कविने को। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, काव्य की रीति सीखो सु कविने को। दो तीन पंक्तियां तो बड़ी, वैसे तो सारी पंक्तियां फेमस है, प्रसिद्ध है, आपको रट लेनी चाहिए इन पंक्तियों को, प्रश्न फिर दोबारा आ सकता है। ठीक है, काव्य की रीति सीखो सु कविने को। अब मैंने क्या कहा था, उत्तर यहीं पर है आगे। ठीक है, तो भूषण ने नहीं कहा था, ये किसने कहा था? भिखारी दास ने। ये कथन है भिखारी दास का। ठीक, उसके बाद में अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये बात तो देव ने कही थी, सही है, ई वाला गलत हो गया। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार, तो ये चिंतामणि ने कही थी। ये जो वीडियो है मैं रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूँ, कारण उसका ये है कि बार बार लाइट वगैरह कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स आ रही है, इस वजह से लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन क्लास डालना जरूरी है, तो आज ये क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है। तो आप अपने अंदाजे पर पहले प्रश्न देखना, फिर सोचना मन के अंदर उत्तर क्या है, और जो भी आपको लगे फिर उत्तर अपने मन में सोचना, फिर देखना कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और क्या आपकी तैयारी में कुछ वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, चीज़ आपके लिए जो पढ़ाई जा रही है। सो विश्रब्द नवोड यो वर्णत कवि रस रीति, तो ये भिखारी दास का कथन नहीं है, ये कथन किसका है? मतिराम का जाएगा यहाँ पर, मतिराम, मतिराम। ठीक है, सु कबिन हूं कि कछु कृपा समुझी कबिन को पति, ये मतिराम का नहीं है, ये भूषण का कथन है। ठीक है, आपने देख लिया होगा सब क्या है, इसी प्रकार से आती हैं अब तक नेट के जितने भी प्रश्न आए इसी प्रकार से आए हैं, केवल आगे के नाम क्या कर दिए, मिसमैच कर दिए। अब आप मिलाओ क्या होगा, तो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगी यहाँ पर चीजें। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे या थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो आ ही जाएगी, कम से नहीं आएगी तो भी। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा फिर से? अच्छा ये तो गलत है, एक तो ए सही है और फिर डी सही है। पूछा क्या है? सही पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से किसने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय की चर्चा की है? न्याय की हमने पिछले जो कक्षा हुई थी उसमें बात की थी। न्याय जो शब्द है वो, ठीक है, वो कहाँ से आया हुआ है तो उसके बारे में बात की थी। न्याय दर्शन से संबंध जो भी ये व्याख्या है उसके बारे में भी बात की थी। तो अनुमान जो शब्द है वो किसने दिया था? शंकुक ने, शंकुक ने दिया था। और चित्र तुरंग न्याय की बात की थी, इसका अर्थ ये था कि जिस प्रकार से किसी घोड़े का चित्र देखकर, अगर दौड़ते हुए घोड़े का चित्र बनाया है तो हमें उस चित्र को देखकर ऐसा आभास होता है कि घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, इसी आधार पर हमें रस का आभास होता है। नट में और अनुकर्ता जो है उनके अंदर रस का इस तरीके से संचार होते देखकर हमें भी क्या लगता है कि रस का इस प्रकार से संचार होता है और हमें भी लगता है हाँ रस बन रहा है, और हमारे मन के अंदर भी वैसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो चित्र तुरंग न्याय की बात किसने की थी? शंकुक ने की थी। उत्तर हो गया शंकुक। बटलोलट ने क्या बात की थी? उत्पत्तिवाद की बात की थी बटलोलट ने। और भट्ट नायक ने बात की थी बोजकत्व की और या भुक्ति की। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति की बात की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। पुत्रवती युवती जग सोई राम भक्त सुत जाकर होई। पुत्रवती युवती जग सोई राम भक्त सुत जाकर होई। उपयुक्त पंक्तियों में गुणीभूत व्यंग्य का कौन सा भेद पाया जाता है? अगूढ़ व्यंग्य, अपरांग व्यंग्य, संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्य और तुल्य प्राधान्य व्यंग्य। इन ऐसी जो पंक्तियां आती है उनमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि अगर हम इन पंक्तियों का अर्थ नहीं कर सकते तो थोड़ा सवाल क्या उत्तर क्या होगा ये करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पहली बात जो है यहाँ पर वो देखने की जरूरत है, गुणीभूत व्यंग्य क्या होता है। व्यंग्य जो शब्द है ध्वनि सिद्धांत के अंदर व्यंग्य को हम ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहते हैं। व्यंग्य को ध्वनि भी कहते हैं, प्रत्यार्थ भी कहते हैं, प्रतीति भी कहते हैं, ये सारी चीजें कहते हैं। तो आपको समझना है इस बात को कि ध्वनि जो शब्द है वही व्यंग्य का परिचायक है यहाँ पर। तो गुणीभूत ध्वनि काव्य की या गुणीभूत ध्वनि काव्य का कौन सा भेद पाया जाता है? अब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था लेकिन आज फिर से बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इस बात के लिए
कि एक तो होता है ध्वनि काव्य, ठीक है, एक होता है काव्य के प्रकार, ठीक है, एक होता है काव्य के कितने प्रकार हैं और एक होता है ध्वनि काव्य के कितने प्रकार हैं। समझ रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर है, ठीक है। एक होता है काव्य के प्रकार, तो आगे हम देख लेंगे, वैसे स्लाइड में मैंने लिख रखा है कि ध्वनि के तारतम्य के आधार पर आनंदवर्धन ने 3 प्रकार के काव्य निर्धारित किए थे। कौन कौन से? सबसे पहला तो हो गया ध्वनि काव्य, दूसरा हो गया गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और तीसरा क्या हो गया? चित्र काव्य। चित्र काव्य सबसे निकृष्ट दृष्टि का माना जाता है, हालांकि इसका विरोध भी हुआ है। सत्यदेव चौधरी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता अच्छा भी हो बाद में, ये अलग डिबेट है, लेकिन एक आम धारणा यही है कि चित्र काव्य का अर्थ ये हो गया कि ऐसा काव्य जहां पर जो वाचार्थ है वो प्रमुख होता है और जो व्यंग्यार्थ होता है वो बिल्कुल निकृष्ट कोटि का होता है, वाचार्थ ही प्रधान होता है। जबकि ध्वनि काव्य में क्या होता है? व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, ध्वनि प्रधान होता है, प्रतीति प्रधान होता है। और गुणीभूत व्यंग्य में क्या होता है? गौण होता है, वहां पर क्या होता है? बिल्कुल तिरस्कृत होता है, वाचार्थ ही सब कुछ रहता है। ध्वनि क्या होती है? वहां पर पूरी तरीके से तिरस्कृत होती है, किसमें? चित्र काव्य के अंदर। तो इस वजह से चित्र काव्य को निम्न दृष्टि का काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो गुणीभूत व्यंग्य की बात करते, 3 प्रकार की ध्वनियां हो गई। ध्वनि काव्य कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, ठीक है। ध्वनि काव्य, सॉरी, काव्य हो गए 3 प्रकार के, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। और ध्वनि काव्य के तो फिर बहुत सारे भेद हैं, कहीं कहीं पर 51 भेद मिलते हैं, कहीं पर 5 मिलते हैं, कहीं पर 3 मिलते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं तो 10,000 से भी अधिक भेद मिलते हैं, अगर आपस में उनका जो गणित लगाए, अगर मम्मट ने जो गणित लगाए उसके अनुसार है, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि पुत्रवती युवती जग सोई, राम भक्त सुत जाकर हुई। इसके अंदर उपयुक्त पंक्तियों में गुणीभूत व्यंग्य का कौन सा भेद पाया जाता है? तो ये 4 भेद दिए हुए हैं, गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। याद रखनी है चीजें, जो कक्षा में बता रहा हूं याद रखनी है। अब यहां पर क्या है कि जो पंक्तियां कही गई है उनका अर्थ स्पष्ट होने की वजह से यहां पर अगूढ़ व्यंग्य होंगे, अर्थात कोई विशेष गूढ़ अर्थ नहीं है, सीधा सीधा अर्थ मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां क्या होता है? अगूढ़ व्यंग्य होता है। कितने प्रकार हो गए यहां पर वो देख लेते हैं। अगूढ़ व्यंग्य के कितने प्रकार हो गए? जो ध्वनि काव्य है उसके हमने क्या देखिए, ध्वनि के तारतम्य के आधार पर काव्य के प्रकार 3 प्रकार हो गए, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। ध्वनि काव्य के कितने भेद हैं उसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं पहले, आगे भी आ जाएगा तो वहां बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बात कर रहे हैं वो है गुणीभूत व्यंग्य काव्य के। चित्र काव्य का कोई विशेष भेद नहीं है। तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद हैं: अगूढ़, अपरांग, वाच्य सिद्ध, अस्पष्ट व्यंग्य, संदिग्ध व्यंग्य, तुल्य प्राधान्य, काकवाक्षिप्त और असुंदर व्यंग्य। ये 8 प्रकार हैं। आप इनको याद कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए, अगर ये 8 प्रकार आप याद कर लेते हैं बढ़िया से कम नाम तो आपको याद हो गए। अगली बार जो भी कोई क्वेश्चन आएगा या फिर जब हम क्लास लेंगे थ्योरी वाली, तो वहां पर इनकी सिर्फ आपको क्या होगी? परिभाषा याद करनी पड़ेगी, क्या क्या होता है इसके अंदर। कम से कम नाम तो याद कीजिए। इसीलिए कह रहा हूं, छोटी छोटी जानकारी से क्या होता है, वो गागर से सागर भरता है ना, वो वाली बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें याद करनी है। तो चित्र काव्य का कोई विशेष भेद नहीं होते। अगला प्रश्न देखिए, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य का शोभाकारक धर्म जो है वो किसको कहा गया? अलंकार को कहा गया है। कहीं पर काव्य के शोभाकारक धर्म को गुण भी कहा गया है। तो गुण किसने कहा है? वामन ने कहा है। और अलंकार किसने कहा है? दंडी ने कहा है। 2 चीजें हैं आपको याद रखनी है। काव्य शोभायो कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभायो कर्तारो धर्मा गुणा। ये जो बार बार बोल रहा हूं मैं, वो आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूं। जितना बोलूंगा आपके कानों में ध्वनि गूंजनी चाहिए, वो रम जानी चाहिए आपके, ठीक है। तो काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अलंकारान प्रचक्षते किसने कहा था? दंडी ने कहा था। और काव्य शोभायो कर्तारो धर्मा गुणा, गुण की बात कौन करता है? वामन करता है। और वामन ने क्या कहा था? रीति संप्रदाय को कहा था रीतिर आत्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा क्या है? रीति है। और इन रीति का निर्धारण उन्होंने किसके आधार पर किया था? गुण के आधार पर। और गुण का निर्धारण किसके आधार पर किया था? रस के आधार पर। यह भी प्रश्न बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो यहां दिया हुआ है काव्य लक्षण। ये क्या है? लक्षण, काव्य लक्षण। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो ये सबसे पहला जो काव्य लक्षण है यही आया था, शब्दार्थो सहितो काव्यम, पद संघटना रीति, ध्वन्यालोक लोचन और रस मीमांसा, ठीक है। ये जो क्या है कि बीच में तो इन्होंने कुछ तो दे दिया काव्य लक्षण, और फिर यहां पर दे दिए काव्य ग्रंथों के नाम। एनटीए से ही करता है वो, कुछ किसी भी प्रकार का प्रश्न बना सकता है। आप सोचोगे भी इसमें क्या मैच करना है, ठीक है। तो रस मीमांसा किसने लिखा था?
रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखा था? अभिनव गुप्त ने लिखा था। अभिनव गुप्त से पहले ध्वनि के संदर्भ में जो ग्रंथ था उसका नाम था ध्वन्यालोक, केवल ध्वन्यालोक, ठीक है। लेकिन उसकी जो टीका है वो है ध्वन्यालोक लोचन, और वो किसने लिखी थी? अभिनव गुप्त ने। आनंदवर्धन ने क्या लिखा था? ध्वन्यालोक, केवल उनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। और फिर बाद में उसका टीका लिखा था अभिनव गुप्त ने, उसका नाम है ध्वन्यालोक लोचन, और इनका एक अभिनव भारती नाम का ग्रंथ भी मिलता है। क्या मिलता है? अभिनव भारती ग्रंथ भी। यहीं पर याद करना है इसको भी कि अभिनव भारती इनका ग्रंथ है। जो जो ग्रंथ अभी बता रहा हूँ वो सब यहीं पर याद करने हैं, और यही PYQs की क्लास है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो 2 हो गए, तो सी में 2 हो गया और डी में 3 हो गया, तो उत्तर तो अपना यहाँ से आ ही जाएगा। सी में 2 और डी में 3, तो ये उत्तर हो गया। अब देखिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द अर्थ सहित जो चीज भाव होता है, शब्द और अर्थ का सहित का जो भाव होता है वो काव्य है। ये बात सबसे पहले एक व्यक्ति ने कही थी, और वहीं से काव्य लक्षण की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? भामा। किसने कहा था? भामा ने। उत्तर आया हुआ है भामा, तो यहाँ पर भामा, ठीक। और पद संघटना रीति, पद संघटना रीति, और यहां पर कौन बच जाता है पीछे? पद संघटना रीति कौन बच जाता है? आनंदवर्धन बच जाता है। पद संघटना रीति आनंदवर्धन बच जाता है। और भी है एक चीज, शब्द आएगा संघटना रीति, है ना, इतना ही केवल है। रीति को संगठन कहने वाला कौन व्यक्ति है? तो वहां पर अलग व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, आनंदवर्धन। पद संघटना रीति किसने कहा था? आनंदवर्धन ने। उत्तर हो जाएगा 3। रसात्मकता की मध्यम कोटि को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसंग में यह मान्यता किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी? ये तो साधारणीकरण तो हम इतना पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है सारे प्रश्न इससे संबंधित जो भी है वो क्लियर हो गए होंगे। साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है न आलम्बन का होता है, ठीक है, परंतु ये कवि की अनुभूति का होता है। और कवि की अनुभूति का बारे में किसने बात की थी? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अभिनव गुप्त और धनंजय। अभिनव गुप्त ने क्या कहा था? अभिनव गुप्त ने तो कहा था कि जो विशिष्ट व्यक्ति होता है वो भी सामान्य हो जाता है, और इस वजह से सहृदय को जो अभिव्यक्ति मिलती है उसके माध्यम से, ठीक है, वहीं से साधारणीकरण होता है, ठीक है। धनंजय ने अलग बात की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसका माना था? आलम्बन तत्व, जो आलम्बनत्व धर्म होता है उसका साधारणीकरण माना। क्या माना था? आलम्बनत्व का धर्म का साधारणीकरण माना था। डॉक्टर नगेंद्र ने माना था कवि की अनुभूति का साधारणीकरण। भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र सत्यदेव चौधरी में आए भारतीय विद्वानों के कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार पहले के बाद में लगभग 10-12 लोगों का इसमें उल्लेख मिलता है शुरू शुरू में, तो उन्हीं में से प्रश्न आया है। महिम भट्ट, धनंजय, उद्भट और जयदेव और दंडी, ठीक है, ये 5 लोग आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जयदेव के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये 13वीं शती के लोग, ठीक है। दंडी को हम मान सकते हैं 7वीं सदी के, मान सकते हैं क्या भाई? यही दिया हुआ है 7वीं सदी, ठीक है। महिम भट्ट 11वीं शती, धनंजय 10वीं शती। हालांकि यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है महिम भट्ट और धनंजय को लेकर, क्योंकि धनंजय भी उस किताब के अनुसार 11वीं शती के हैं और ये हो गए 9वीं शती के हैं। जो अंदाजा लगा सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले दंडी, डी आना चाहिए, तो डी सबके अंदर है, ठीक है। और सबसे अंत में जो व्यक्ति आना चाहिए वो होना चाहिए जयदेव, तो बी किस में है? केवल एक में, तो उत्तर तो अपना ये सही हो गया, जयदेव 13वीं शती के। अब ये जो 2 नाम है इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो देख लीजिए क्या है, डी और ई। डी के बाद में क्या दिया है? उद्भट। उद्भट के बाद में दिया धनंजय। धनंजय के बाद में दिया है महिम भट्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी तो 10वीं शताब्दी इनका थोड़ा सही उत्तरार्ध है लगभग, ये तो दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा, याद रह जाएगा। महिम भट्ट 11वीं शताब्दी, धनंजय 10वीं शताब्दी, ठीक है। उद्भट 9वीं शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी और जयदेव 13वीं शताब्दी। मम्मट आ जाए तो 11वीं शताब्दी। आचार्य विश्वनाथ के रस का स्वरूप संबंधी रस सूत्र सत्वोद्रेक के आधार पर रस के वैशिष्ट्य को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पूरा सूत्र आपको याद होना चाहिए इसके अनुसार, तो ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ के रस का स्वरूप संबंधी, आचार्य विश्वनाथ का जो रस का स्वरूप संबंधी सूत्र है, सबसे पहले सूत्र किसने दिया था रस के स्वरूप को लेकर? वो दिया था भरत मुनि ने, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, इनके मिश्रण से या इनके मिलने से
इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये रस सूत्र किसका दिया हुआ है? भरत मुनि का दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या कर दिया, रस के स्वरूप को थोड़ा और स्पष्ट किया और बड़े विशेषता दे दी। कहीं कहीं पर वो जो विशेषता है उनको 8 भी माना जाता है, कहीं पर 9 भी मान लिया जाता है, क्योंकि एक दो विशेषताएं साथ में मिला के दे दी जाती है। ठीक है, तो ये जो सूत्र है वो ये कहता है कि सत्व के उद्रेक के कारण, जब सत्व का उद्रेक होता है अर्थात रजोगुण और तमोगुण जब दब जाते हैं और सत्व का गुण जो प्रधान हो जाता है व्यक्ति के अंदर, ठीक है, तब क्या होता है, अखंड रूप में रस का प्रकटन होता है मनुष्य के हृदय के अंदर। ठीक है, तो वो जो पूरी परिभाषा है वो आगे देख लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। सत्वोद्रेकाद खंड, तो यहां पर आपको मानना है एक तो अखंड, क्या है? अखंड। पहला स्वयं प्रकाशानंद, अर्थात स्वयं प्रकाशित है, किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। रस जब आता है प्रकाश में तो हृदय में प्रकाश हो जाता है उसका, अर्थात हृदय को ज्ञान हो जाता है कि रस का संचरण हो रहा है भी। स्वयं प्रकाशानंद और चिन्मय। अब चिन्मय को भी कभी कभी अलग अर्थ मान लिया जाता है, तीसरी विशेषता कह दी जाती है। तब चिन्मय का अर्थ क्या है? देखिए, चिन्मय के अर्थ को लेकर सत्यदेव चौधरी ने यह मत दिया है कि चिन्मय का अर्थ चेतनता प्रधान है, चैतन्य नहीं है। रस स्वयं अपने आप में चेतना नहीं है, वो चेतना प्रधान है। क्या है? चेतना प्रधान या चेतनता प्रधान। तो इसको चिन्ह में भी मान सकते हैं और चेतना प्रधान भी मान सकते हैं। फिर है वेदांतर स्पर्श शून्य, यह बड़ा आता है शून्य शब्द को लेकर। वेदांतर स्पर्श शून्य अर्थात जो अन्य ज्ञान है, मनुष्य को क्या ज्ञान है कि जितने भी उसके संबंध है, जो भी उसके कष्ट है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जो भी कष्ट है, उससे मुक्त कर देता है, ऐसा ज्ञान वेदांतर स्पर्श शून्य, अर्थात हर एक जो बाहरी वातावरण है उससे पूरी तरीके से कट जाना। बाहरी ज्ञान से शून्य हो जाना, अर्थात बाहरी ज्ञान का पूरी तरीके से समाप्त हो जाना। कहीं कहीं पर बाहरी ज्ञान युक्त भी दे दिया जाता है शब्द, तो वो गलत हो जाता है उस स्थिति के अंदर। और ब्रह्म स्वाद सहोदर, अर्थात ब्रह्म स्वाद जो होता है ब्रह्मा को प्राप्त करने का या उनको जानने का जो स्वाद होता है उसके सहोदर है, वह नहीं है। ब्रह्म स्वाद नहीं है, ब्रह्म स्वाद सहोदर है, ये याद रखना आप। ब्रह्म स्वाद सहोदर है, तो कौन सा हो गया? 3 4 और यहां पर 5 है। ये जो बारीकी बता रहा हूं वो आप ध्यान में रखनी है, इसी वजह से आपको थोड़ी स्पष्टता आएगी चीजों को। ब्रह्म स्वाद सहोदर बोला है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, तो यहां पर इसके लिए अलौकिक शब्द भी प्रयोग में लिया जाता है। फिर वही बात, सत्यदेव चौधरी इससे सहमत नहीं है, वो ये कहते हैं कि रस अलौकिक नहीं है, अलौकिक जैसा है। ठीक है, ऐसा महसूस होता है और अलौकिक लाक्षणिक अर्थ में है। उनका कहने का अर्थ यह अलौकिक क्या है? लाक्षणिक अर्थ में है, लेकिन बहुत सारे विद्वान मानते हैं अलौकिक है, इस वजह से इसको भी सही माना गया, तो छठा हो गया कि अलौकिक है। अलौकिक चमत्कार प्राण केचित प्रमार्थी आनंदायिक भी हो गया। ठीक है, स्वकारवद भिन्नत्व, इसको भी दे दिया जाता है साथ। स्वकारवद भिन्नत्व अर्थात अपने आकार में अभिन्न है, अपने आकार में अभिन्न। अब इसका क्या अर्थ हो गया? जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि रस अखंड है, तो उसी प्रकार से अपने आकार में अभिन्न है, अर्थात ये अपने आकार में बड़ा अभिन्न है, इस उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया आस्वाद्यति रस, आस्वाद रस। ठीक है, तो ये सारी बातें 7-8 विशेषता होगी इसकी, और कहीं कहीं पर आस्वाद के या फिर जो कश्चित प्रमात्र भी है उसके साथ में इनका करके 9 भी संख्या कर दी जाती है, कभी 10 भी कर दी जाती है, लेकिन 9 ही करती है अधिकतम। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अब हमको क्या देखना है कि उन्होंने कहा कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। प्रश्न क्या पूछा? ये पूछा है। तो रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है, नहीं, ये तो नहीं है। स्वयं प्रकाशित है, तो ये बात है। सबसे पहले क्या आया था? रस अखंड है, सबसे पहले ये बात आई थी। अखंड है, स्वयं प्रकाशानंद, तो ये आ गई 2 नंबर पर। फिर आया था वेदांतर स्पर्श शून्य 3 नंबर पर। उसके बाद में ब्रह्म स्वाद सहोदर 4 नंबर पर। फिर रस आनंदमय है और लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, ये आया था 5 नंबर पर। ठीक, अब देखिए ई सबसे लास्ट में है, तो ई तो आया हुआ है, और सबसे पहले कौन सा है? सी। तो सी देखिए सबसे पहले ये है और ई सबसे अंत में इसमें है। ठीक है, यही है स्वकारवद भिन्नत्व। अगला प्रश्न देखिए फिर, काव्य लक्षण से संबंधित कौन सा युग्म सही है? काव्य लक्षण से संबंधित कौन सा युग्म सही है? मम्मट है, ध्वनिरात्मा काव्य से, दंडी, वामन, भामा, रुद्रट है। ठीक है, ये 4 लोग हैं। इस बार शायद
वो जो मैंने कहा था ना मैच हो जाता है ऊपर नीचे उत्तर, वो शायद मुश्किल लग रहा है थोड़ा। मम्मट ने क्या कहा था, ध्वनिरात्मा काव्यस्य। फिर दंडी की बात कर रहे हैं, शरीरम तावद इष्टार्थे व्यच्छिन्न पदावली। वामन ननु शब्दार्थो काव्यम भामा शब्दार्थो सहितो काव्यम रुद्रट रीतिरात्मा काव्यस्य। ये बात है। तो भामा वाली बात तो हम कर चुके हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम सही पूछा है तो यह तो एक सही है। ठीक। वामन ने क्या यही कहा था, ननु शब्दार्थो काव्यम? नहीं, वामन ने नहीं कहा था। ये किसने कहा था, रुद्रट ने कहा था। ये बात किसने कही थी, रुद्रट ने कही थी। ननु शब्दार्थो काव्यम, तो ये गलत हो गया। दंडी शरीरम तावद इष्टार्थ व्यच्छिन्न पदावली, तो ये दंडी ने कहा था। क्या ये मम्मट ने कहा था ध्वनि रीति का? वैसे तो अपना उत्तर हो ही गया, तो ये भी नहीं कहा था मम्मट ने, और रुद्रट वाला उत्तर भी गलत हो गया। तो उत्तर क्या हो गया, बी और डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर केवल बी और डी और बी। ठीक, याद रह जाएगी आपको ये चीजें। पंक्तियों एवं अलंकार का मिलान कीजिए, सूची 1। अच्छा, ये भी देख लीजिए आप, रीतिरात्मा काव्य से ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी वामन ने। ध्वनिरात्मक काव्य से ये बात किसने कही थी, आनंदवर्धन ने। ये भी याद रख लीजिए। पंक्तियों एवं अलंकार का मिलान कीजिए, सूची 1। पाई महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाई। अस मानस मानस चक चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। अनियारे दिरग दृगनी किति ने तरुणी समान, वे ने ना ओरे कुछ जिहि बस होत सुजान। मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पाई। ये 5 पंक्तियां दी गई है। 5 पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप सोचिए क्या क्या अलंकार होंगे। चलो आज तो स्पीड ठीक है फिर भी। तो ये जो शब्द है, जो पहली पंक्ति है, इसका ये था कि जो नाइन होती है वो क्या करती है, दुल्हन के या किसी युवती के पैरों पर मेहंदी लगाने के लिए या महावर लगाने के लिए जाती है। लेकिन फिर जब जाती है तो उसके पैरों में लाली इतनी ज़्यादा है, उसको लगता है कि इसके तो पहले से मेहंदी लगी हुई है, महावर लगा हुआ है, मेहंदी नहीं महावर लगा हुआ है। ठीक है, लाल रंग का होता है, इतनी लाली देखकर फिर वो क्या करती है, उसको ही कह देती है अच्छा इसके तो महावर लगा हुआ है, और वो उसका पैर रगड़ने लगती है उतारने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई इसका अर्थ। तो अब आप सोचिए ये जो स्थिति है, अर्थात किसी चीज को किसी और चीज को समझ लेना। एक तो होता है संदेहास्पद स्थिति, जिसमें संदेह बना रहता है। ठीक है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, ये क्या संदेह है, पता नहीं चल रहा कि नारी के बीच सारी है, सारी के बीच में नारी है, समझ में नहीं आ रही बात। ठीक है, एक है कि ये समझ लिया कि रस्सी को सांप समझ लेना। ठीक है, रस्सी है या सांप पता नहीं, संदेह। रस्सी को सांप समझ लेना भ्रांतिमान, अर्थात भ्रांति उत्पन्न हो चुकी है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान। तो ए में कौन सा हो जाएगा, 3। तो ए में 3 कहां कहां है, 2 उत्तर है, तो ये तो कट गए। अगला प्रश्न देखिए, मानस मानस, तो 2 बार आगे मानस मानस, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा यहां पर, यमक भ्रांति। अनियारे दिरग दृगनी किति ने तरुणी समान, वे नेना ओरे कुछ जिहि बस होत सुजान। यहां पर अलंकार कौन सा है, अतिशयोक्ति, अर्थात जो नायिका की जो आंखें हैं उनको विशेष महत्व दे दिया गया और कुछ अलग ही बता दिया यहाँ पर कि क्या ही आंख है उसकी। और मनो शब्द जब आता है कहीं पर भी, मानो ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या किया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनो जो शब्द, मनो मानहु, ठीक है, ये जो शब्द होते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। तो डी में 4 आ जाएगा। तो डी में 4 कौन कौन से में, एक ही के अंदर, तो उत्तर हो जाएगा 3। क्लियर। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं, रसादी ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वर्णगत ध्वनि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या आगे कुछ लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। देखो, ये जितनी भी ध्वनि के भेद हैं उनको तो मुझे ऐसे लगता है कि इतने प्रश्न आ चुके हैं ध्वनि काव्य को लेकर, शायद आपको अब तक तो याद हो गया होगा। अगर जो क्लास देख रहे हैं यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, इतना देर अगर आप में है, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप कमेंट करके बताना क्या आपको ध्वनि काव्य के जो भी भेद मैंने पिछले 3 क्लासेस तो हो गई, आरपीसी के जो हिंदी काव्य शास्त्र के प्रश्न हैं उनमें भी ध्वनि से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वहां पर भी मैंने डिटेल में बताया है, और जो 2 क्लासें पीछे हुई है वहां पर भी डिटेल में बताया है। तो क्या आपको याद हुआ कि नहीं हुआ ध्वनि काव्य के भेद कितने हैं।
ईमानदारी से बताना कमेंट करके कि आपको कुछ याद हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं याद हुआ है तो अभी याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कैसे करें कि ध्वनि काव्य का भेद, हमने क्या कहा था, पीछे बात कर ली थी कि ध्वनि काव्य होता है एक, तो एक होता है काव्य के भेद। काव्य के भेद तीन: ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य और चित्र काव्य। फिर ध्वनि काव्य का भेद, ध्वनि काव्य के भेद अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ध्वनि के कौन कौन सी मानी जाती है? एक तो अभिधा मूला मानी जाती है, एक लक्षणा मूला मानी जाती है। अभिधा मूला का मैंने क्या बताया था, ए अर्थात अ नहीं है, और अ नहीं अर्थात अ है। तो अविवक्षित तान्य परक वाच्य ध्वनि, थोड़ा बड़ा नाम है और मुश्किल आती है थोड़ी लेने में। अविवक्षित तान्य परक वाच्य ध्वनि और विवक्षित तान्य परक वाच्य ध्वनि, अर्थात ए है वहां पर आ नहीं होगा, याद रह जाएगा आपको। अब देखिए आप यहां पर क्या पूछा जा रहा है, संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद। हमने ये बात की थी ए वहां पर ए नहीं है, अर्थात विवक्षित तान्य परक वाच्य ध्वनि जो है, अर्थात अभिधा मूलक जो ध्वनि है, उसके दो भेद किए थे। दो भेद कौन कौन से किए थे? संलक्ष्य क्रम ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ठीक है, असंलक्ष्य क्रम ध्वनि के अंदर क्या होता है, जहां वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का लक्ष्य नहीं किया जा सकता। वाच्यार्थ क्या था, लक्ष्यार्थ क्या, सॉरी लक्ष्यार्थ नहीं, व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ जब आता है हमारे सामने, उसी समय बिना किसी अंतराल के व्यंग्यार्थ भी हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, समय नहीं लगता, अर्थात समय को लक्ष्य नहीं किया जा सकता। लक्ष्य नहीं किया जा सकता कि यहां तक ये वाचार्थ है और यहां क्या हो गया, ये व्यंग्यार्थ आ गया। अगर लक्ष्य कर सकते हैं तो वो होती है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, लक्ष्य नहीं कर सकते वो होती है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो संलक्ष्य क्रम जो व्यंग्य ध्वनि होती है वो दो प्रकार की होती है, और ये बताना आपको, रसादी ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वर्णगत ध्वनि। तो वर्णगत ध्वनि नहीं है और रसादी ध्वनि नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये असंलक्ष्य क्रम ध्वनि है। असंलक्ष्य क्रम, और ये जो बी और सी है, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, वो क्या है, वो है संलक्ष्य क्रम ध्वनि के दो भेद है। तो बी और सी उत्तर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक, क्या आपको याद था ये प्रश्न? कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, उक्ति किस आचार्य की है? बहुत बार पढ़ लिया, ज्यादा समय नहीं लेंगे। भामा, धनंजय, मम्मट और भोजराज। जल्दी से आप सोच लीजिए और देखिए कि आपको ये याद आ रहा है क्या। ठीक है, याद आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है आपको। कौन है मम्मट? अगला प्रश्न देखिए। आज हम 83 प्रश्न पूरे हो जाएंगे अपने। ठीक है, पहले 33 प्रश्न कर रखे थे, 50 प्रश्न आज कर लेंगे। तो 2019 से, जब से सिलेबस चेंज हुआ है नेट का, वो वहां से जो भी प्रश्न बने हैं 2019 के बाद में, वो सारे प्रश्न हो जाएंगे। और कल की जो क्लास होगी, कल या परसों जो भी क्लास होगी, उसके अंदर 67 प्रश्न और बचेंगे, वो करवा देंगे जो 2019 से पहले आए हुए हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, अब ये क्या दे दिया, अलंकार के ये जो स्वरूप है वो दे दिए, भेद दे दिए, अर्थात अलंकार कितने भेद हो, क्योंकि अलंकारों की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन उनको वर्गों में तो करना पड़ेगा ना, कुछ वर्गीकृत नहीं करेंगे तो क्या पता चलेगा कौन से का कौन सा भेद है, क्या विशेषता है। ठीक है, जब भेद करते हैं ना, तो ये होता है कि एक जैसे जो अलंकार होते हैं या एक जैसे लक्षण होते हैं, विशेषताओं वाले अलंकारों को एक साथ में ग्रुपिंग कर दी जाती है। तो ये जो भेद दिया हुआ है वो रुयक का ग्रंथ है, जो रुयक का अलंकार विभाजन, उसके आधार पर दिया हुआ है। ठीक है, तो औपम्य गर्भ अर्थात उपमा से भी होता है, सादृश्य मूलक, विरोध गर्भ और श्रृंखला मूलक। श्रृंखला मूलक का तो ये हो गए एक के बाद एक आना। ठीक है, सादृश्य मूलक का क्या मतलब हो गया, अर्थात सादृश्य हो उसके अंदर। और औपम्य गर्भ का उपमा प्रधानता भी होती है इसके अंदर। और विरोध गर्भ में क्या हो गया, विरोध होता है। ठीक है, जहां पर विरोधाभास दिखता हो, विरोधाभास अलंकार होता है लेकिन विरोध दिखता हो। तो श्रृंखला मूलक तो सीधा सीधा हो गया। आप यहां अगर देखेंगे तो अवली का मतलब क्या होता है, अवली का मतलब क्या होता है, पंक्ति टाइप में होता है ना, एक के बाद में एक, ऐसे अवली गिनती संख्या ऐसे बोलते हैं। ठीक है, श्रृंखला मूलक क्या हो गया, एकावली हो गया। डी के अंदर दो, डी में दो, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो उत्तर तो यही हो जाएगा अपना सबसे पहले। ठीक है, फिर बात करते हैं विरोध गर्भ की। विरोध यहाँ पर कहाँ है, विभावना के अंदर है। विभावना अलंकार में क्या होता है, विभावना में ये होता है कि बिना कारण के कोई कार्य होता हुआ दिखाई जाता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना। ठीक है, ब्रह्मा के बारे में जब बात करते हैं, बिनु पग चले बिनु पग चले सुने बिनु काना, अर्थात बिना कान के भी सुन रहा है और बिना पैरों के भी चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, विभावना अलंकार हो गया, विरोध गर्भ हो गया। सी में एक हो जाएगा यहाँ पर। चलो
विकल्प तो देख ही रहे हैं आप। फिर सादृश्य मूलक अर्थात सादृश्यता को दर्शाता है, तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। और औपम्य गर्भ के अंदर व्यतिरेक अलंकार हो गया। एक के अंदर 4, थोड़ा ज्यादा ही रफ वर्क हो गया। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति किसका है? सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति, ये बात पूछ रहे हैं, निम्न में से यह कथन किसका है? किसके बारे में बात की जा रही है? काव्य हेतु के बारे में की जा रही है। काव्य हेतु के बारे में की जा रही है ये बात। ठीक है, तस्य च कारणम कविगत केवल प्रतिभा, ये बात किसने की थी? तस्य च कारणम कविगत केवल प्रतिभा, ये बात किसने की थी? पंडित राज जगन्नाथ ने। और उसी जो वाक्य है उसी का एक अंग है ये सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति, ये बात किसने कही थी? जगन्नाथ ने। अगला प्रश्न देखिए, पहिले गन आनंद सिंची सुजान कही बतिया अति प्यार पगी, अब लाय वियोग की लाय बलाय बढ़ाई, बिसासी दगानी दगी, अखियां दुखियानी कुबानी परी, न कहूँ लगे कौन गरीसु लगी, मती दोरी थकी ने लहे ठिक ठोर, अमोही के मोह मिठास ठगी। ठीक है, तो ये जो शब्द है, ये पूरा जो पद्य है, इसके आधार पर पूछा जा रहा है कि उक्त सवैये में प्रयुक्त लाय में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, विप्सा और अपनहुति। ठीक है, अपनहुति, तो इनमें से कौन सा अलंकार होगा? जल्दी से सोचिए आप, फिर मैं बताऊं आपको। ठीक है, तो लाय वियोग की लाय बलाय, ठीक है, ये शब्द है। तो देखिए लाय और लाय यहां तक क्या हो जाएगा? शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो अर्थात क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया। पहला तो अपना स्पष्ट हो गया यमक है, लेकिन यमक में कौन सा है? लाय और बलाय, अर्थात ये कौन सा अलंकार हो गया यमक में? सबंग यमक अलंकार है, सबंग यमक अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाचार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता? वाचार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता, ये बताया था हमने पहले कि शब्द शक्तियों के अंदर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो होता है वाचार्थ, या होता है मुख्यार्थ, ठीक है, अभिधेयार्थ, ये सारी चीजें क्या होती है? एक होती है। फिर होता है लक्ष्यार्थ, लक्षणार्थ, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा होता है व्यंजनार्थ, प्रत्यार्थ, प्रतीति, प्रतीयमान अर्थ, ये सारी चीजें तो ये याद रह जाएंगे आपको। तो ये सब क्या है? अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ ये भी होता है, अन्यार्थ ये नहीं होता। ठीक है, मुख्य अर्थ होता है, निश्चित अर्थ भी होता है, लक्ष्यार्थ यहां पर होता तो वो भी नहीं होता। तो वाच्यार्थ क्या होता है? मुख्यार्थ होता है, जो सीधा स्पष्ट जो लिखा गया वैसा ही मान लेना। मैं घर जा रहा हूं, कोई व्यक्ति ये कह रहा है तो वो घर जा रहा है, उसको क्या अलग माने हम? ठीक है, अन्यार्थ को क्या कह सकते हैं? ये व्यंग्यार्थ भी है, प्रत्यार्थ भी है, प्रतिमानार्थ भी है, सब कुछ है। शाब्दिक व्यंजना के प्रकार है। आर्थिक व्यंजना हमने पीछे पढ़ी थी कि अर्थ की प्रतीति या अर्थ के साधन के रूप में कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहाँ हमने 10 देखे थे। देश, काल, चेष्टा, श्रोता, वक्ता, ठीक है, काकू, ये सारी बात की थी वहाँ पर। अन्य सनिधि जो भी 10 कारण बताए थे, तो 10 में से एक प्रश्न पीछे आ गया था उनमें से। तो 10 के आधार पर आर्थिक व्यंजना के 10 भेद भी किए जाते हैं, और यहाँ पर क्या शाब्दिक व्यंजना के 2 भेद किए जाते हैं। ठीक है, तो आर्थिक व्यंजना ये तो कोई भेद नहीं है, खुद अपने आप में भेद है व्यंजना का। ठीक है, और ये लक्ष्य संभव भी कोई भेद नहीं। तो 2 बच गए, कौन कौन से? लक्षणामूला और अभिधामूला। लक्षणामूला और अभिधामूला, बी और सी इसका उत्तर हो गया। यह कथन शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है। ये बात जो तीनों को एक साथ में मानना, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति शब्द पे विशेष ध्यान देना आप। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है। हेमचंद, मम्मट, दंडी और विश्वनाथ। कौन इसका उत्तर होगा? देखिए जल्दी से बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? जो 4 विकल्प है इनमें से क्या उत्तर होगा? शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, किसका है ये? ठीक है, बता दूं मैं इसलिए रुक रहा हूं, मुझे पता है रिकॉर्डिंग क्लास है, लेकिन फिर भी कम से कम आपको थोड़ा सोचने का मौका मिले। ये मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था। 2 चीज़ें और बता देता हूँ आपको बीच में, ज्ञान वाली, जो ज्ञान देने की जो मेरी प्रवृत्ति है, आदत है, उसके बारे में। कि एक तो चीज़ होती है कि फॉल्स मेमोरी का क्रिएट होना,
कि प्रश्न जैसे ही देखते हैं तुरंत आपको विकल्प के ऊपर नहीं जाना है। सबसे पहले उस प्रश्न को अपने मन के अंदर रिवाइज करना है बार बार कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। मेरी बात भी नहीं सुननी है, आपको अपने मन की बात सुननी है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्योंकि जैसे ही मैं बताऊंगा आपका मन यही कहेगा यही तो मुझे आता था, इसका मतलब मुझे सारे प्रश्न आते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही प्रश्न में बोलूं तुरंत अपने मन को समझाना है कि हाँ बता इसका उत्तर क्या होगा। तो वो जो फॉल्स मेमोरी है वो क्रिएट नहीं होगी और आपको आपकी जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसका ज्ञान होगा। तो वो जानना है सबसे पहले। और दूसरी बात, आपको ये कह रहा हूँ कि क्लासेज आपको मिल रही है PYQs की, बहुत सारे चैनल पढ़े हैं जहाँ हर जगह क्लासेज मिल रही है, कहीं से भी पढ़िए, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए। ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि ये ठीक से बताई जा रही है, याद भी करवाई जा रही है चीज़ें, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये होता है कि याद करवाएं और दूसरे टीचर का भी उद्देश्य होता है कि याद कर लें। ठीक है, तो जहाँ से याद होता है आपको चीज़ें, आपको समझ में आती है, वहाँ से आप क्लासेज ज़रूर देखिए। केवल क्लासेज पास में पढ़ी रहने से वो ज्ञान आप तक नहीं पहुंचेगा। अपने ज्ञान किताबों से या वीडियोस के माध्यम से, ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से जो ज्ञान आप तक पहुंचना चाह रहा है, उसके बीच में स्वयं बैरियर मत बनिए, उनको उसको आने दीजिए। ठीक है, उसको रोकिए मत, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आप रोजगार पा सकेंगे। नहीं तो फिर वही चीज़ें वैसे की वैसी पड़ी रहेगी, ढाक के तीन पात वाली बात है। ठीक है, तो शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है किसके, हेमचंद, मम्मट, दंडी और विश्वनाथ। किसका है, मम्मट का। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में, अर्थात रस की जो उत्पत्ति, या क्या बोल रहे हैं, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्र का अर्थ क्या हो गया, किसी ने रामायण लिखी तो वो कह रहा है कि राम के अंदर ही रस की निष्पत्ति हो सकती है, नट में नहीं होती, अर्थात अनुकार्य में ही होती है। ठीक है, अनुकर्ता में नहीं होती। अनुकार्य का, अनुकार्य के क्या अर्थ हो गया, मैंने पीछे बताया था कि ये जो शब्द होता है, ये अगर कहीं पर भी ये प्रत्यय लग रहा है तो ये योग्यता निर्धारित करता है। क्या करता है, योग्यता, अर्थात अनुकरण के योग्य। अनुकार्य का अर्थ क्या हो गया, अनुकरण के योग्य। उत्पाद्य का अर्थ क्या हो गया, उत्पादन के योग्य या उत्पादन में सक्षम, ये भी होता है। ठीक है, तो ये चीज होगी, योग्यता निर्धारित करता है। तो अनुकार्य का अर्थ क्या हो गया, जो अनुकरण करने के योग्य है, अर्थात राम का पात्र अनुकरण करना। अनुकर्ता कौन हो गया, नट हो गया। तो नट में नहीं होकर जो मूल पात्र है, राम के अंदर ही रस है। ये बात किसने कही थी, सबसे पहले जो रस की अवधारणा दी थी, व्याख्या की थी, किसने की थी, भट्ट लोलट ने की थी। भट्ट लोलट, इसने क्या कहा था, उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद की बात की थी, उत्पत्तिवाद। फिर इनका जो सिद्धांत है उसको आरोपवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोपवाद। तो भट्ट नायक वाला जो सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं, भट्ट नायक वाले को भुक्तिवाद, शंकुक वाले को अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद, ये सारी बातें। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं, औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं, 20, 26, 28 और 27, कितने भेद निर्धारित किए हैं बताइए आप, 20, 26, 28 और 27 है, तो कुल 27 भेद निर्धारित किए हैं। और सत्यदेव चौधरी ने उनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, भाषा संबंधी और शास्त्र संबंधी, ऐसा करके, वर्ण संबंधी, ऐसे करके 3 भागों में। हालांकि वो कोई विशेष नहीं है, केवल देखने के लिए। तो मुख्य रूप से कितने भेद है, 27 भेद है, याद कर लेना बढ़िया तरीके से। 27 भेद है इनके अनुसार, आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार 27 भेद है। अगली देखिए, क्षेमेंद्र 27 भेद क्या किया, भाषा विषयक, पद, वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात और काल, ये कौन से हो गए, भाषा विषयक है, अर्थात जो भाषा का व्याकरण है उसके आधार पर बात की गई है। पद, वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात। फिर एक काव्य शास्त्र विषयक हो गए, कितने भेद, 6, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, नाम और अभिप्राय। वर्ण विषयक, तो देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार और आशीर्वना। अब आपको याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए इनको। ठीक है, वैसे 27 नाम में मुश्किल है याद होने, लेकिन अगर कर सकते हैं तो आप जरूर याद कीजिए। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सवाल गलत ही नहीं हो। 55वां प्रश्न देखिए, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। वक्रता के कुल कितने भेद बताए थे हमने, 6 भेद बताए थे। कौन कौन से भेद, फिर से याद कीजिए, ये भी बताना आपको प्रश्न। अगर आप ये सुन रहे हैं यहाँ तक वीडियो, इतना धैर्य है आप में, तो कमेंट करके बताना है क्या आपको पिछले वीडियो देख लिए उसके बाद में वक्रता के कितने भेद है तथा प्रत्येक वक्रता के कौन कौन से भेद है, वो सब याद हुए कि नहीं हुए, जो क्लास में पीछे याद करवाने का प्रयास किया था उसमें। तो हमने क्या बात की थी,
वक्रता के मूल रूप से कितने भेद हैं? 6 भेद है। ठीक है, 6 भेद में से पहला भेद कौन सा हो गया? वर्ण विन्यास वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता के फिर से 6 भेद किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या किया था? पद पूर्वार्ध वक्रता। ठीक, उसके 8 भेद हो गए। फिर पद परार्ध वक्रता, उसके 6 भेद हो गए। उसके बाद में वाक्य वक्रता, प्रबंध वक्रता, प्रबंध से पहले प्रकरण वक्रता, फिर प्रबंध वक्रता, तो 6 भेद हो गए। अब इनमें से पूछ रहा है कि मूल धातु से संबंधित वक्रता कौन सी है? तो वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता और वाक्य वक्रता। जो पद परार्ध वक्रता होती है वो प्रत्यय पर आधारित होती है, अर्थात मूल जो धातु है उसके पीछे कोई चीज क्या लगती है उसके आधार पर होती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पद पूर्वार्ध वक्रता। मूल धातु से संबंधित वक्रता कौन सी होती है? पद पूर्वार्ध वक्रता होती है। अच्छा, यहाँ ठीक है। काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है कलिष्टत्व दोष, अक्रमत्व दोष, दुष्कर्मत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष, अप्रतित्व दोष। ठीक है, दोष के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग राय दी है, अलग अलग संख्या बताई है। भरत मुनि से इसकी शुरुआत हो जाती है। भरत मुनि ने कहा था कि 10 दोष होते हैं। ठीक है, फिर आगे दोषों की संख्या बढ़ती गई, घटती गई। फिर अर्थ दोषों का मुख्य रूप से वर्गीकरण किया गया, अर्थ दोष, शब्द दोष, वाक्य दोष, रस दोष, ये सारी बातें की गई कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन कौन से होंगे। तो कलिष्टत्व दोष जो होता है उसका अर्थ हो गया कि इस प्रकार के शब्द प्रयोग में लेना कि कलिष्टता आ जाए, अर्थ लगाना मुश्किल हो जाए। ठीक है, फिर आता है अक्रमत्व दोष, अर्थात क्रम में ऊपर नीचे कर देना। दुष्क्रमत्व दोष का हो गया कि जो प्रचलित क्रम है दिखाया जाता है उसका उल्टा होना कोई चीज। ठीक है, ग्रामत्व दोष का अर्थ हो गया कि ग्रामीण शब्दों को प्रयोग में लेना, और अप्रतित्व दोष हो गए। ठीक है, ये 5 हो गए। इनमें से कौन कौन सा सही है? थोड़ा आगे एक स्लाइड है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर शब्द दोष, पर दो, पद दोष और वाक्य दोष 2 होते हैं। शब्द दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पद दोष और वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। ये हो गए दोष के प्रकार। ठीक है, अब देखिए कलिष्टत्व दोष, वेद नक्ता ग्रह जोरी अरद करी को बरजे हम खाते। अब यहां क्या अर्थ लग रहा है इसका? वेद का अर्थ हो गए 4, नक्षत्र कितने होते हैं? 27, और ग्रह कितने होते हैं? 9। ठीक है, तो इनको क्या कह रहे हैं? जोरे अर्थात जोड़ो। 27 4 31 और 9 कितने हो गए? 40। ठीक है, अब अर्ध करो, आधा करो, तो कितने हो गए? 20। तो 20 ये कह रहा है, 20 को इसने कह दिया विष, और विष खाने की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना कलिष्ट हो गया कि नहीं हो गया अर्थ? जबरदस्ती इसको मुश्किल बनाना। तो ये पूछ रहा है कि सही उदाहरण पूछा है, तो सही उदाहरण यहाँ पर सही है ये। ठीक है, और फिर है अक्रमत्व दोष, मुख मयंक को देख कर विकसा मानस कुंज। ठीक है, मुख मयंक को देख कर। अब बताइए मयंक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। मानस विकसा, देख कर, विकसा मानस कंज, कुंज, कंज अर्थात कमल जो है उसका मुख खिल गया है, कमल खिल गया है चंद्रमा को देखकर। जबकि कमल किसको देखकर खिलता है? कमल खिलता है सूर्य को देखकर। तो यह यहाँ पर अक्रमत्व दोष नहीं होगा, यहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष हो जाएगा। दुष्कर्मत्व दोष, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। अब दुष्कर्मत्व का अर्थ क्या हो गया कि क्रम भी गलत है और बात भी गलत किया जाना। जैसे क्या कह दिया? मारुत नंदन मारुत को, अर्थात मारुत नंदन अर्थात हनुमान जी की बात की जा रही। मारुत को तो लजाए ही, अर्थात हवा के वेग को लजा दिया। फिर कह रहे मन को भी लजाए, फिर के खगराज को वेग लजायो। तो खगराज तेज भागता है या मन तेज भागता है? ठीक है, तो अगर सबसे पहले तेज, सबसे अधिक जो मात्रा है पहले ही दे दी आपने, सबसे जो तेज है, उसके बाद में घटते हुए क्रम में देना, ये क्या होता है? दुष्कर्मत्व दोष होता है। तो ये भी यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। ग्राम्यत्व दोष, कस्ती कटी थी कनिष्ठ माँ, असी देती मंजली घनिष्ठ माँ। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष नहीं है, यहाँ पर होगा श्रुति कटुत्व। कौन सा है? श्रुति कटुत्व, श्रुति कटुत्व दोष। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 3 और फिर बाद में क्या बचता है? 1 3 और 5 है। अप्रतित्व दोष, हे तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभाव। अब क्या होता है अप्रतित्व दोष के अंदर? कि अप्रतित्व दोष में कोई भी पारिभाषिक शब्द प्रयोग में ले लिए जाते हैं। ठीक है, पारिभाषिक शब्द प्रयोग में लेने के कारण वो खुद बात क्या होती है? क्लिष्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे रस का कोई उल्लेख कर रहे हैं और किसी रस का इनाम ले लेना उसके अंदर। ठीक है, तो तेरे अनुभाव, अनुभाव शब्द क्या है? कि पारिभाषिक है, विभाव की परिभाषा होती है, अनुभाव की परिभाषा होती है, संचारी भाव की भी एक परिभाषा है। तो पारिभाषिक शब्द का प्रयोग करना अप्रतित्व दोष हो जाता है। तो ये भी उत्तर सही हो गया। ठीक है, 1 3 5। काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। किसके संदर्भ में? काव्य रीति के संबंध में सही कथन पूछा गया है। रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया।
दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया। पद संगठना किसने बताया था? पीछे हमने बात की थी रीति पद संगठना, यह बात किसने की थी? आनंदवर्धन ने की थी। और यहां पर क्या कह रहे हैं? शब्द संगठना। पद संगठना किसने बताया था? आनंदवर्धन ने बताया। याद रखनी ये बात, पद संगठना आनंदवर्धन ने, शब्द संगठना किसने बताया? रुद्रट ने बताया। भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी है। हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी रीति है। ये 5 जो सेंटेंस है आप सोच के देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। थोड़ा दूर हट जाता हूं मैं, आप देखिए। भोज ने रीतियों की संख्या 5 मानी। हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी होती है। गौड़ी में हमने क्या कहा था? गौड़ से आप गूढ़ाकेश अर्जुन याद कर सकते हैं। अर्जुन अर्थात ओजस्वी पुरुष है, तो यहाँ पर तो हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यक्ति नहीं होती है, ओज की अभिव्यक्ति होती है। तो गौड़ी हृदय के रागात्मक भाव की अभिव्यक्ति किसमें होती है? वैदर्भी में, वैदर्भी रीति में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 5 नंबर गलत हो गए यहाँ पर। तो ये 2 तो उत्तर गलत हो गए। ये भी प्रैक्टिस में डाल लेना, आपके काटने वाली, एलिमिनेट करने वाली बड़ी काम आएगी, समय बहुत बचेगा इससे। अगर आपको कोई भी एक कथन कोई भी परफेक्टली आ रहा कि ये तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, ये तो मुझे आता है, तो वहीं से देखिए। अगर वहां से प्रश्न एलिमिनेटेड हो रहा है तो आगे मत पढ़िए उसको। कम से कम आपके 2-3 मिनट इतने बड़े स्टेटमेंट को पढ़ने में बच जाएंगे। समय मिल जाए लास्ट में तो दोबारा जरूर देख लीजिए कि एक बार कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके पूरे प्रश्न आपके आंखों के सामने से निकल जाए अच्छे से। ठीक है। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया, तो सही बात है। ये रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया था, ये भी बात सही है। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया, ये भी बात सही है। भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी है। भोज ने रीतियों की संख्या कितनी मानी है? 6 मानी है। कितनी मानी है? 6 मानी है। तो चौथा भी गलत हो गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे कुछ लिखा हुआ है शायद स्लाइड में। भोज रीतियों की संख्या कितनी मानी है? 6 मानी है भोज ने। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ये तो 3 पहले से थी। लाटी, अवंतिका और मागधी। लाटी, अवंतिका और मागधी याद रखना। लाटी, अवंतिका और मागधी नई जो रीतियां हैं वो भोज ने दी थी। पीछे भी प्रश्न आया था, आगे भी प्रश्न आएगा कि अवंतिका और मागधी रीतियां किसने दी थी। ठीक है, अवंतिका रीति किसने दी थी? तो भोज ने दी थी। लाटी, अवंतिका और मागधी रीतियां जो, और शारदा तनी है, ये जो बात है 105 रीतियों को मानने वाली, ये किसने मानी थी? शारदा तनीय ने ये 105 रीतियां मानी थी, भोज ने नहीं मानी थी। ये भी स्टेटमेंट याद रखना आपने। शारदा तनय 105 रीतियां मानी थी। ठीक, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। ग्रंथ का नाम दिया गया और समय दिया गया। अब तो आपको कुछ कुछ ये रट भी गए होंगे। काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, कुवलयानंद और साहित्य दर्पण, ये 4 ग्रंथ है। और फिर से बताना कि आपको इन चारों के नाम आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। जो लेखक है उनके नाम पता है कि नहीं पता है। समय की तो बाद की बात है, लेखक कौन कौन से इनको आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। वैसे तो आप कमेंट नहीं करेंगे, कितना भी मैं आपको कह दूं कि कमेंट करके बताओ क्या क्या आपको आता है, ताकि मुझे कुछ तो पता चले कि आप कहाँ तक पढ़ रहे हो। ठीक है, और कमेंट करने से आदमी कम से कम थोड़ा इन्वॉल्व होता है उन चीज़ों के अंदर, लगता है कि हाँ क्लासेस ले रहे हैं। एक जुड़ाव जब तक नहीं होता है, देखिए आस्था बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे किसी भी टीचर के प्रति हो चाहे किताबों के प्रति हो। जब तक आपकी श्रद्धा और आस्था नहीं बनेगी किसी व्यक्ति विशेष के अंदर या किसी पुस्तक विशेष के अंदर, ठीक है, तब तक सफलता दूर रहती है आदमी से। तो आस्था का अर्थ ये हो गया कि कम से कम वहां तक, जब तक आप अपने आप को खुद को गुरु नहीं मानने लग जाएं, ठीक है, तो तब तक आप में आस्था होनी जरूरी है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर या किताब विशेष को भी लेकर, तभी आप पार लग पाएंगे। ठीक है, और कबीर ने भी कहा है कि गुरु के बिना तो कोई चीज़ नहीं मिलती। तो फिर हम तो बहुत बौने व्यक्ति हैं उनके सामने। काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, कुवलयानंद और साहित्य दर्पण। तो काव्य प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? मम्मट ने। याद है आपको? चंद्रालोक ग्रंथ किसने लिखा था? जयदेव ने। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित ने। और साहित्य दर्पण विश्वनाथ ने। देखिए, चंद्रालोक और कुवलयानंद जो भी अलंकार ग्रंथ लिखे गए थे रीतिकाल के दौरान, तो उसके तो आदर्श ग्रंथ कौन कौन से रहे? चंद्रालोक और कुवलयानंद। और नायक नायिका भेद के लिए कौन से ग्रंथ आदर्श रहे हैं? रसमंजरी और रसतरंगिनी। काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण क्या रहे हैं? जो सर्वांग विवेचक कवि है उनके लिए आदर्श ग्रंथ के रूप में रहे हैं, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश। ठीक, तो अब ये देख लेते हैं, मम्मट कौन सी शताब्दी में थे? 11वीं शताब्दी में। विश्वनाथ कौन सी में थे? 14वीं शताब्दी में। अप्पय दीक्षित कौन सी में थे? 17वीं में। चंद्रालोक 13वीं शताब्दी के अंदर। तो ठीक है, याद हो गया है। तो डी के अंदर क्या हो जाएगा? एक डी में देख लीजिए, इसी में है केवल। ठीक है,
लक्षणामूला ध्वनि का भेद है, लक्षणामूला ध्वनि का भेद है। बात होगी अपनी, जहां ए है वहां ए नहीं है, ठीक है, और जहां ए है वहां ए नहीं है, और जहां ए नहीं है वहां ए है। पहली तो बात ये होगी। तो लक्षणामूला ध्वनि अर्थात हम बात कर रहे हैं अविवक्षितान्यपरक वाच्य ध्वनि, अविवक्षितान्यपरक वाच्य ध्वनि। अविवक्षितान्यपरक वाच्य ध्वनि के हमने दो भेद किए थे, ठीक है। कौन कौन से भेद किए थे हमने? एक भेद किया था अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, और दूसरा भेद कौन सा किया था? अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, ये भेद किया था। तो यहां देखिए संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि किसका है? वो अभिधामूला ध्वनि का भेद है। असंलक्ष्य क्रम भी अभिधामूला का है, ये रस ध्वनि से संबंधित है। संलक्ष्य क्रम किससे संबंधित है? वस्तु और अलंकार ध्वनि से संबंधित है। तो यहाँ पर अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि आ जाएगा। शब्द शक्ति बहु वाच्य ध्वनि ये नहीं है इसका भेद। तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, और यहाँ पर अगर ये भी होता अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, तो भी ये उत्तर वहां सही हो जाता, वो भी होता है इसका उत्तर, ठीक है। लिख सकते हैं हम पहले प्लस अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। देखो अगर आप ये 150 प्रश्न भी कर लेंगे ना, तो आपके लगभग 50% नहीं 80% तो काव्य शास्त्र यहीं पर पूरा हो गया है। आप मान के चल सकते हैं, 80% ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, 60% तो मान के चलिए कि 60% काव्य शास्त्र आपको याद हो गया, क्योंकि इतने प्रश्न आए, इतनी बार मैंने चीजें बोली है कि आपका दिमाग भी कहेगा अब बस करो, सब कुछ याद हो गया हमें। तो कम से कम क्लासेज ये देखिए पूरी, ताकि आपको लगे कि हाँ प्रश्न कर लिए मैंने और कुछ मेरा हौसला बढ़ा है, ठीक है। हौसले बढ़ने से ही आदमी विजय हो पाता है। भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? ठीक है, भामह एक शब्द प्रयोग में लेते हैं शेषा सर्वेव, ठीक है, क्या बोलते हैं? शेषा सर्वेव, ठीक है। भामह ने समस्त अलंकारों को मूल किसे माना? उपमा, रूपक, वक्रोक्ति और यमक अलंकार। किसको माना है? वक्रोक्ति अलंकार को माना। भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किसे माना है? वक्रोक्ति अलंकार को। आगे देख लीजिए भामह क्या कहते हैं? वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हुए इसे अतिशयोक्ति का पर्याय माना है और सब अलंकारों का अनिवार्य तत्व माना है। वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हुए अतिशयोक्ति का पर्याय माना है। किसका पर्याय माना है? अतिशयोक्ति का पर्याय माना है। और सब अलंकारों का अनिवार्य तत्व घोषित किया। किसको? वक्रोक्ति को। और बात क्या कहते हैं? शेषा सर्वे वक्रोक्तिर्नयोर्थो विभाव्यते यत्नोश्या कविना कार्ये कोलंकारो नया विना, ये बात कहते हैं। और ये भी पंक्ति कई बार पूछी जाती है, शेषा सर्वे वक्रोक्तिर्नयोर्थो। ये जो इतनी पंक्ति है अच्छे से याद कर लेना, आता है प्रश्न यहां से, ठीक। 61वां प्रश्न, 20-22 प्रश्न और बचे हुए हैं। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? कितने टाइम की क्लास हो चुकी है? 2-1 घंटे में, मुझे लगता है आज पूरे 2 घंटे लगेंगे ही नहीं, 1.5 घंटे में निपटा देंगे आज। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी? पता नहीं कितनी बार ऐसी बात कर चुके हम। सबसे पहले आचार्य भरत ने भी दोषों के बारे में बात की थी, और दोष के विपरीत गुण माना था, और 10 माने थे आचार्य भरत ने। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? और इसी के आधार पर उन्होंने कहा था कि ये आरोप करता है नट के ऊपर जो सहृदय होता है वो। और ये किसने बात की थी? तत्रूप अनुसंधान, तत् धन रूप और अनुसंधान, ठीक है। तो ये बात की थी भट्ट लोलट ने। सबसे पहले तद्रूपता अनुसंधान की बात की थी किसने? भट्ट लोलट ने। याद रह जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया कई बार। रचना काल की पूछा गया, मतलब नेट में तो पूछा गया तभी आपके सामने, लेकिन अन्य जो स्टेट पीसीएस की परीक्षा है ना, वहां पे ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो याद करना अच्छे से। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम पूछा है, रचनाएं दे दी फिर से। काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले तो नाट्यशास्त्र होगा, 2री शताब्दी का मान लीजिए इसको। कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व भी माना जाता है। 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 2री शताब्दी तक, अर्थात ये जो 400 वर्ष है, इनमें से कभी इसकी रचना की गई होगी, पूरा स्पष्ट हमें पता नहीं है। साहित्य दर्पण के बारे में पता है कि 14वीं शताब्दी का है। तो सबसे अंत में तो क्या होगा? साहित्य दर्पण। ध्वन्यालोक कौन से में हो जाएगा? 10वीं मान लीजिए आप, 9वीं मान लीजिए, 10वीं भी न मानिए, चलो 10वीं ठीक है, 9वीं उत्तरार्ध या 10वीं पूर्वार्ध, ठीक है। फिर काव्यालंकार, फिर सबसे पहले नाट्यशास्त्र देखिए कहाँ पर है, इसमें, और साहित्य दर्पण इसमें। तो ये उत्तर हो जाएगा नाट्य दर्पण,
काव्यालंकार, ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण। काव्यालंकार किसका ग्रंथ है? भामा का। ठीक है, तो ये 4 ग्रंथ हो गए, डी इसका उत्तर हो जाएगा। सखी नील नभस्सर से उतरा ये हंस आहा, तिरता तिरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? अब ये क्या होता है, मैंने कहा अलंकार के साथ में सबसे बड़ी बात यही होती है कि अलंकार के लिए जो भी पंक्तियां पूछी जाती है, अगर आपको उनका अर्थ नहीं आता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनका अर्थ निकालना, उनमें कौन सा अलंकार होगा। कुछ शब्द आ जाते हैं, मान लो जैसे मनो, सरीर से, ऐसे शब्द आ जाते हैं, ठीक है, जिमी, जो, इस प्रकार, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, चलो ये उदाहरण अलंकार है, दृष्टांत है, या फिर उत्प्रेक्षा कौन सा है। यहाँ पर क्या है, सीधा दे दिया। एक शब्द आपने सुना होगा कि अतिशयोक्ति होता है एक बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। रूपक में क्या होता है, अभेद आरोप, अर्थात अगर मैं कह दूं कि राम ही श्याम है, ठीक है, राम की बात की जा रही है लेकिन कह दें कि श्याम आ गए, ठीक है, तो अर्थात क्या हो गया, राम को श्याम मान लिया गया या श्याम को राम मान लिया, बराबर मान लिया, दोनों अभेद आरोप हो गया। उपमेय और उपमान में क्या हो गया, अभेद आरोप का संबंध जहां पर होता है वहां पर। या हंस जो शब्द है वहां पर क्या है, अभेद आरोप, यहाँ पर प्राण या जो प्रिय है उसके बारे में बात की जा रही है, उनके जीवन के बारे में बात की जा रही है, तो रूप का अतिशयोक्ति होगा, अर्थात अभेद आरोप है यहाँ पर, रूप का अतिशयोक्ति। आनंद वर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? ध्वनि आत्मा काव्य, किसने कहा है? आनंद, अच्छा ये प्रश्न अलग है। आनंद वर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? अब आनंद वर्धन ने जब ध्वनि की बात की थी तो अंततः वहां पर क्या होता है, 3 प्रकार की ध्वनियां बच जाती है, ठीक है। लक्षणा मूला जो ध्वनि है उनको तो अलग कर दिया, फिर अभिधा मूला जो ध्वनियां है उसके 2 प्रकार बताए उन्होंने। कौन कौन से प्रकार बताए थे? संलक्ष्य क्रम और असंलक्ष्य क्रम। तो संलक्ष्य क्रम से एक ध्वनि पैदा होती है, 2 प्रकार की पैदा होती है, कौन कौन सी? वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, अर्थात इनको लक्षित किया जा सकता है। फिर आती है रस ध्वनि, वो किससे होती है? असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि से होती है। यहाँ से जो रस ध्वनि होती है वो इनको श्रेष्ठ मानते हैं, जहां पर रस और ध्वनि दोनों का मिश्रण हो जाता है काव्य के अंदर। रस ध्वनि काव्य की आत्मा या सबसे श्रेष्ठ है, काव्य की आत्मा माना है रस ध्वनि को। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों के साथ सुमेलित कीजिए। दंडी, भामा, वामन और क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र जहां पर आता है वहां तो औचित्य की बात होने लग जाती है। भामे की बात करते हैं, काव्य शोभायो कर्तारो धर्मा गुणा, मैंने क्या कहा था, गुण जहां पर आता है वहां पर वामन आ जाता है, ठीक है। कौन आ जाता है? वामन। पूरी तरीके से ये बात सत्य नहीं है, कुछ कुछ अपवाद हैं, लेकिन अधिकतर में क्या होगा, जहां पर गुण आ जाता है, सौंदर्य की बात की जा रही है, वहां पर कौन आ जाता है? वामन आ जाता है वहां पर, ठीक है। तो सी में क्या हो जाएगा? 1। तो सी में 1 देख लो किस किस में है, ये तो है नहीं और ये भी है नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं दंडी की। तो दंडी क्या करते हैं? शरीर की बात करते हैं। शरीरम तावद इष्टार्थ। देखो, मुझे आज तक याद है कि मैं किसी का भी जो काव्य लक्षण है वो भूल सकता हूं, लेकिन दंडी का नहीं। तो आपको कुछ ट्रिक ऐसी बनानी है कि 20 नाम है मान लीजिए, या 20 परिभाषाएं हैं, 20 में से 7-8 परिभाषाएं आपकी ऐसी होनी चाहिए, कोई भी सूत्र बिठा लीजिए आप, तो वो देखते ही, उस चीज़ को देखते ही आपको याद आ जाए कि हाँ ये तो इस चीज़ की, इसमें मैं कोई शंका नहीं मुझे। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया था हिंदी का साहित्य शास्त्र, पता नहीं कितने साल पहले, तब ये जो दी शब्द है, शरीर तावदिष्टार्थ, तावदिष्टा, तावदिष्टा, ठीक है, मुझे ऐसे याद नहीं हो रहा था, मैंने कैसे याद करें, तो तावदिष्टा दे से मैंने दंडी बना लिया। क्या बना लिया? दे से दंडी बना लिया। और मैं कुछ भी भूल सकता हूं लेकिन ये तावदिष्टार्थ नहीं भूल सकता, अब आप भी नहीं भूलेंगे। तो शरीर तावदिष्टार्थ क्या हो गया? ए में 2 हो गया उत्तर। ए में 2 किस किस में है? अच्छा, ये कैसे कर दिया उत्तर? एक रुको, वापस देखते हैं। वामन का सी में 1। अच्छा, ये गलत दिया हुआ, ऑप्शन थोड़ा ठीक नहीं, मैचिंग सही नहीं हुआ। सी में 1 कहाँ पर है? ये है, सी में 1 ही में, तो ये उत्तर ये हो जाएगा डी। तो दंडी का क्या हो जाएगा? 2। शरीर तावदिष्टार्थ 2 हो गया। फिर भामा का क्या हो जाएगा? शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्य चे द्विधा, ये हो जाएगा, ठीक है। और क्षेमेंद्र का अनौचित्यादृते नान्यात रसभंगस्य कारणम, ठीक, ये याद हो जाएगा। दंडी वाला आपको भी अब याद हो गया होगा, तो उत्तर ये डी हो जाएगा इसका। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। स्थापना, काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। विशिष्ट व्यक्ति नहीं, सामान्य जन ही हो सकता है, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है, तो ये दूसरा कथन तो सही है। लेकिन विशिष्ट व्यक्ति नहीं, सामान्य व्यक्ति या सामान्य जन ही हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सामान्य जन भी हो सकता है, विशिष्ट व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला कथन गलत हो गया, दूसरा सही है, बी। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम है
आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम है। क्षेमेंद्र ने कौन सा दिया था सिद्धांत, काव्य की आत्मा के संबंध में औचित्य सिद्धांत दिया था इन्होंने। व्यक्ति विवेक, दश कुमार चरितम, कवि कंठाभरण, सुव्रत तिलक है। तो व्यक्ति विवेक जो ग्रंथ है वो किसका है? महिम भट्ट का। याद कर लेना, जो लिख रहा हूं वो याद करना यहीं पर, ताकि जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो कम याद करना पड़े आपको चीजों को। ये तो याद कीजिए महिम भट्ट। दश कुमार चरितम, दो चीज है यहाँ पर। दश कुमार चरित जो ग्रंथ है वो है दंडी का, ठीक है, लेकिन एक ग्रंथ है दश रूपक, दश रूपक। और ये जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र की टीका ही मान सकते हैं इसको, नाट्य शास्त्र को लगभग यहां पर अपनाया गया है। किसका है ये ग्रंथ? धनंजय का, धनंजय का, ठीक है। तो कवि कंठाभरण और सुव्रत तिलक ये दोनों ग्रंथ किनके हैं? आचार्य क्षेमेंद्र के। एक और ग्रंथ कर लीजिए इनको, औचित्य विचार चर्चा। अब देखिए आपने एक प्रश्न किया, लेकिन आपको 2 और 3 5 ग्रंथ याद हो चुके, 5 नहीं 6 ग्रंथ आपको याद करवा दी एक ही प्रश्न के अंदर, ठीक है। 2 मिनट का समय लगा, एक ही प्रश्न में आपको 6 चीजें याद करवा दी। और यहां जब हम विभेद करके देखते हैं 10 रूपक और 10 कुमार चरितम, दोनों में विभेद करते हैं तो हमें दोनों चीजें याद हो जाती है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, ठीक है, व्यक्ति विवेक क्या हो जाएगा? महिम भट्ट। अब इसकी भी मैंने एक ट्रिक बना रखी थी उस समय के, और आज तक मुझे याद है। उस वजह से कुछ ट्रिकें क्या होती है, मन मस्तिष्क में पूरी तरीके से स्मृति पटल पर अमर हो जाती है, ठीक है। कैसे कि ही में जो क्या लगा हुआ, ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर व्यक्ति में भी छोटी ए की मात्रा लगी हुई है, विवेक में भी छोटी ए की मात्रा लगी हुई है। तो मैंने इससे लिंक बिठा दिया कि व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है, बात खत्म, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा उत्तर देख लेते हैं। तो 3 और 4, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए, फिर से प्रश्न वही आ गया है, मम्मट, भामा, शंकुक और विश्वनाथ। तो विश्वनाथ आपको पता है 14वीं शताब्दी का हो गया, शंकुक का बाद में देखते हैं एक बार, भामा कब हो गए? 7वीं शताब्दी के आसपास लगभग, और मम्मट 11वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। तो शंकु का क्या माना है इसके अंदर देख लीजिए आप। 11वीं शताब्दी में कौन है? मम्मट। ए में क्या हो गया? 3, ए में 3 कहाँ पर है? उत्तर तो ये हो गया, ठीक। भामा कौन हो गया? भामा का 4, 6ठी शताब्दी। 6ठी सदी का मध्यकाल है, 7वीं 6ठी ऐसा कहा जाए तो आप 6ठी कर लीजिए इसको एक बार, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। भामा कब है? 6ठी, ठीक है। और फिर सी में क्या उत्तर आया है? 2, सी में 9वीं शताब्दी, ठीक है, सी का 9वीं शताब्दी। विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी तो है ही उत्तर, ठीक। याद कर लीजिए इसको भी, इसको क्या करना है? सबको याद करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सीता हरण तात जनी, कहु पिता समझाई, जो में राम तो कुल सहित कही दशा न आई। उक्त उद्धरण में कौन सी ध्वनि है? सीता हरण तात जनी, कहु पिता समझाई, जो में राम तो कुल सहित कही दशानन जाई। अब आपको प्रसंग पता नहीं हो, या मान लीजिए मुझे भी पता नहीं हो प्रसंग क्या है उसके अंदर, होता क्या है कि अलंकार के अंदर एक ये चीज हो सकती है कि मैं आपको बहुत सारे अलंकार तो नहीं, यहाँ तो ध्वनि हो गया तो वो अलग बात हो जाएगी। तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, ये बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले बात कही, ठीक है, मुख्यार्थ कहा, सब कुछ वाचार्थ कहा, और उसके बाद में अगर वाचार्थ किसी और अन्य अर्थ में बदल जाए कुछ समय के बाद में, अर्थात अर्थ परिवर्तित हो जाए बात से, ठीक है, तब वहां पर क्या होता है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि होती है। कौन सी होती है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि होती है। तो सीता हरण तात जनी, कहो पिता समझाई, जो में राम तो कुल सहित कही दशानन जाई, ठीक है। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? तो अर्थ संक्रमित हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अर्थ संक्रमित हो रहा है। और अर्थ संक्रमित कैसे हो रहा है कि बात तो क्या कह रहे हैं? राम कह रहे हैं किसको? जटायु को। जटायु की जब रावण घायल कर देता है, मरणासन स्थिति में होता है, और तब राम कहते हैं कि अगर मैं दशरथ सुत हूँ, कहो पिता समझाई, जो मैं राम, अगर मैं राम हूँ तो जो रावण है वो अपने कुल सहित आएगा, कुल सहित तुम्हें आकर बताएगा, ठीक है। कहाँ पर? वहां जहां दशरथ है। दशरथ कहाँ पर चला गया? दशरथ चले गए स्वर्ग के अंदर, या जहां पर भी परलोक के अंदर चले गए, वहां जाके दशरथ खुद, दशरथ को आके बताएगा राम खुद कि भाई हाँ, सीता का हरण किया था मैंने और उसकी मुझे सजा मिली है। ये बात अगर मैं राम हूं तो ये बात दशरथ खुद जाके बताएगा। अर्थात राम को क्या, रावण को क्या करूंगा? मैं मारूंगा, और रावण खुद जाके बात बताएगा। रावण को मारूंगा, इसका अर्थ क्या निकलता है? रावण को मैं खुद मारूंगा। अगर मैं राम हूं तो रावण का वध मैं ही करूंगा। ये अर्थ क्या हो गया? संक्रमित हो गया,
ठीक है, बात तो कह रहा है कि कुछ और है और अर्थ कुछ और निकल रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि हो गया। 70वें प्रश्न में क्या हो जाएगा, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और किसने कहा शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का, आचार्य कुंतक, पंडित जगन्नाथ, आचार्य मम्मट और आचार्य दंडी। किसने बात कही थी, पहले कर चुके हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आचार्य मम्मट ने कहा था शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को स्थापना और दूसरे को तर्क कहा गया है। संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। किसके, संचारी भावों के उन्मेष द्वारा। भरत के सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। अब उत्तर बताइए क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, सोच के देखिए क्या उत्तर होगा इसका। थोड़ा हट जाता हूं, आप प्रश्न देखिए। दस प्रश्न और बचे हैं, 10 से 11 प्रश्न। देखिए, संचारी भावों के उन्मेष द्वारा नहीं होता है, किसके उन्मेष द्वारा होता है, स्थायी भावों के उन्मेष द्वारा, उन्मेष या विकास के द्वारा। ठीक है, तो संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न नहीं होता, किसके द्वारा होता है, स्थायी भाव के उन्मेष के द्वारा होता है। लेकिन संचारी भाव द्वारा क्या होता है, पुष्ट होता है। वो संचारी भाव के द्वारा पुष्ट होता है, अनुभाव के द्वारा प्रदर्शित होता है, विभाव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो विभाव के द्वारा उत्पन्न होता है, विभाव जन्य होता है। ठीक, स्थायी भाव। भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को नहीं, भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट नहीं किया था। उन्होंने रस की उत्पत्ति कैसे होती है, रस सूत्र के अंदर निष्पत्ति और संयोग का अर्थ क्या होता है, इसको अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया था। यह नहीं पुष्ट किया था कि संचारी भावों के उन्मेष के द्वारा होते हैं। किसी ने कहा था विभावजन्य होते हैं, किसी ने कहा संचारी जन्य होते हैं, किसी ने कुछ कहा भोजकत्व होता है, किसी ने कहा अभिव्यक्ति होती है। ये बात की, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे यहाँ पर। एक, अच्छा उत्तर क्या है, दोनों गलत, एक और तो दोनों गलत। अच्छा प्रश्न था ये। रस के संबंध में कहा गया है, रस को अलौकिक आनंद कहा है, रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस को अलौकिकत्व का समर्थन किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है। नाटककार भास से ग्रहण किया, तो ये कथन क्या है, गलत है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने भी रस को अलौकिक तत्व का नहीं, उन्होंने रस के लौकिक तत्व का समर्थन किया है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। 3 और 4 गलत, 1 और 2 दोनों सही है। रस के अलौकिक आनंद को लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, बिल्कुल सही है, पीछे बात कर चुके हम। रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, लेकिन अलौकिक आनंद कैसे कहा गया है, लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। ठीक है, तो ये दोनों उत्तर सही हो जाएंगे, ए और 1 और 2। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है, रसों की संख्या 8 मानी है। रस की संख्या को लेकर बड़ा मतभेद है। दंडी, धनंजय, रुद्रट और अभिनव गुप्त, ये सब लोग हैं। और आगे है क्या कुछ लिखा हुआ, देख लेते, नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर 8 संख्या किसने मानी है, दंडी ने मानी है। 8 संख्या दंडी ने मानी है। ठीक है, रस किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी, ठीक है, दंडी ने मानी 8 संख्या। भरत ने भी क्या मानी थी, 8 ही मानी थी। ठीक, और धनंजय ने फिर उसके अंदर कुछ वृद्धि कर दी थी। उन्होंने कहा था शांत रस को भी काव्य का एक नाटक, काव्य का एक रस मानना चाहिए। लेकिन भरत मुनि शांत रस क्योंकि नाटक में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो उसको बाहर रखा था, 8 ही रस माने थे। और दंडी ने भी उन्हीं को माना, आगे बढ़ाया है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। पीछे हम कर चुके हैं ये बात। भोज ने क्या कहा था, भोजराज ने 6 रीतियां बताई थी, अवंतिका, लाटी, मागधी, और 3 जो वैदर्भी, पांचाली और गोड़ी थी वो तो थी। 3 और यदि बात में तो किसने मानी थी, भोजराज ने। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दीपक, रोमांच, उल्लेख और वैदर्भी। तो वैदर्भी क्या आती है, रीति हो गई ये तो। दीपक और दीपक, रूपक, उल्लेख, इनका उल्लेख किसने किया था, भरत मुनि ने किया था। तो उल्लेख भी आता है, दीपक भी आता है। रोमांच क्या है, सात्विक अनुभाव है। क्या है, सात्विक अनुभाव, अनुभाव, भाव, ये सारे जितने क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है, इनकी परिभाषा को, या फिर अगर आपको देखिए पीवाईक्यूज करने हैं तो वो भी कीजिए। आरपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी बड़े अच्छे पीवाईक्यूज है, लगभग 150 एक प्रश्न वो है, 3 क्लासेज हैं उसकी, तो वहां से भी देख सकते हैं
काव्य शास्त्र की PYQ, ठीक है। और PYQ जब करते हैं ना, हर एक जगह के करने चाहिए हमको, चाहे राजस्थान के PYQ हो, चाहे यूपी के PYQ, यूपी बोर्ड के PYQ हो, बिहार के कहीं के भी हो, टॉपिक विशेष के अंदर, ताकि आपके जो अध्ययन है, ज्ञान क्षेत्र है, उसके अंदर वृद्धि हो जाए, विस्तार हो जाए, ठीक है। तो सात्विक भाव क्या है? रोमांच। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। क्या पूछा है? अलंकारों के अंतर्गत आते हैं, तो 1 और 3 हो जाएगा। भाषा भूषण का विवेच्य है। भाषा भूषण ग्रंथ किसका है? जसवंत सिंह का। इनके बारे में लिखा जाता है कि एकमात्र व्यक्ति है जो आचार्य की हैसियत से काव्य में आए थे। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा था। इनका भाषा भूषण जो ग्रंथ है, छंद अलंकार रस ध्वनि, किसका ग्रंथ है? अलंकार का ग्रंथ है। शब्दार्थ योर यथावत से भावेन विद्या साहित्य विद्या, ठीक है। एक शब्द है विद्या साहित्य विद्या। अब आप इसको रट लेना है, विद्या साहित्य विद्या। जहां कहीं भी दिख जाए आपको, वहां आपको एक ही उत्तर लगाना है। क्या? कुंतक, राजशेखर, भोजराज और विश्वनाथ। कुंतक, राजशेखर, भोजराज और विश्वनाथ। तो विद्या साहित्य विद्या शब्द जहां भी दिखे आपको राजशेखर लगा देना है। क्या लगा देना है? राजशेखर लगा देना है। निम्नलिखित ग्रंथों के को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर से वही ग्रंथ आगे। काव्यादर्श किसका ग्रंथ है? औचित्य विचार चर्चा, काव्यालंकार, सूत्रवर्ती, अभिनव भारती। काव्यादर्श किसका ग्रंथ है? दंडी का, ठीक है। औचित्य विचार चर्चा किसका है? क्षेमेंद्र का, ठीक है। काव्यालंकार सूत्रवर्ती ये किसका ग्रंथ है? काव्यालंकार सूत्रवर्ती वामन का है क्या? वामन का। और अभिनव भारती, ये थोड़ा मुझे इसमें डाउट हो रहा है, अभी थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा है, किसका ग्रंथ है? काव्यालंकार सूत्रवर्ती किसका ग्रंथ है? अभिनव भारती किसका ग्रंथ है? अभिनव गुप्त का। एक है काव्यालंकार सार संग्रह, वो तो उद्भट का है, तो ये वामन का ही है। काव्यालंकार सार संग्रह उनका है, तो ये वामन का हो गया। तो दंडी क्या हो गया? सबसे पहले हो गए इनमें, जो भी यहां पर है, तो सबसे पहले एक आना चाहिए, तो ये तो उत्तर कट जाएंगे, ठीक। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है, और काव्यालंकार सूत्रवर्ती वामन का। तो एक के बाद में 3 आना चाहिए। एक के बाद में 3 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। 1 3 4, 4 में अभिनव भारती, फिर सबसे अंत में औचित्य विचार चर्चा, यही है इसका, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, काव्यालंकार सूत्रवर्ती वामन का ही है क्या? एक बार इसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 79, इसमें लिखा हुआ नहीं, चलो वामन का ही आप मान लीजिए, वामन का ही है, ऐसा ही याद आ रहा है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है? दश रूपक, काव्यादर्श, साहित्य दर्पण और काव्यालंकार। तो काव्यालंकार जो ग्रंथ है वो तो भामह का ग्रंथ है। काव्यालंकार सूत्रवर्ती ग्रंथ वामन का है। काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ किसका है? उद्भट का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। सर्वांग विवेचक कवि साहित्य दर्पण ग्रंथ का आश्रय लेते हैं, अर्थात सर्वांग विवेचक का अर्थ हो गया रस भी उसमें आता है। काव्यदर्श ये भी अलंकार का ग्रंथ है, और 10 रूपक भी रस का ग्रंथ है, क्योंकि 10 रूपक नाट्य शास्त्र का ही तो टीका लिखी गई है। 10 रूपक जो ग्रंथ था धनंजय ने, वो नाट्य शास्त्र को ही तो फिर से लिखा है एक तरीके से। तो 10 रूपक हो गया एक, तो इसका उत्तर एक हो गया साहित्य दर्पण। तो 1 और 3 उत्तर हो जाएगा इसके अंदर। ये काव्यालंकार और काव्यदर्श अलंकार ग्रंथ है विशेष रूप से। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ और अभिनव गुप्त, ये 4 दे दिए और उनके ग्रंथों के नाम दे दिए। तो आपको विश्वनाथ का आपको पता है कि 1 नंबर में हो जाएगा। राजशेखर का जो ग्रंथ है वो है काव्य मीमांसा, ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा। अभिनव गुप्त के ग्रंथ का नाम है अभिनव भारती, और भट्टनायक के ग्रंथ का नाम है हृदय दर्पण, जो कि मिलता नहीं है। तो बी में 3 किस किस में है? बी में 3 सभी, अच्छा 1 में ही है, तो ये हो जाएगा। ए में क्या है? काव्य मीमांसा। याद करना, राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है? विद्या साहित्य विद्या किसने कहा था? राजशेखर ने कहा था। राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, विद्या साहित्य विद्या, विद्या साहित्य विद्या, काव्य मीमांसा, किसने बात की थी? राजशेखर ने बात की थी। भट्टनायक के ग्रंथ का नाम क्या है? हृदय दर्पण। भट्टनायक के ग्रंथ का नाम क्या है? हृदय दर्पण। विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है? साहित्य दर्पण। हृदय दर्पण और साहित्य दर्पण दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अभिनव गुप्त के ग्रंथ का नाम क्या है? अभिनव भारती। और दूसरा ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक लोचन। ध्वन्यालोक लोचन भी इनका ग्रंथ है।
कुछ याद हुआ क्या इतनी बार बोलने पर? लोकलोचन। अब उत्तर देखिए। अच्छा, उत्तर तो कर ही लिया हमने, ठीक है। कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचम अलंकृति निम्नलिखित में से किसका है? इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचम अलंकृति, ये किसका है? भामा, दंडी, उद्भट और वामन, किसका ये कथन? जल्दी से सोच के बताइए कथन किसका है? इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचम अलंकृति निम्नलिखित में से किसका है? तो ये उत्तर हो जाएगा भामा का ये है, ठीक है। इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृति, ये जो पंक्ति है ये भामा की पंक्ति है, याद रह जाएगी आपको। और क्या कहते हैं इस पंक्ति में? भामा ये कहते हैं कि सीधे सीधे किसी बात को कह देने के बजाय अलंकार अगर मिश्रित करके कोई बात कही जाती है तो उसमें एक आकर्षण आ जाता है, ठीक है। तो ये बात कही जा रही है इसके अंदर भामा की। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है, भोजराज की पुस्तक है अभिनव भारती व्यक्ति विवेक काव्य कौतुक और श्रृंगार प्रकाश। अभिनव भारती व्यक्ति विवेक काव्य कौतुक और श्रृंगार प्रकाश। तो व्यक्ति विवेक की बात कर ली हमने पहले, अभिनव भारती की बात कर ली, श्रृंगार प्रकाश और काव्य कौतुक में से दोनों में से एक ग्रंथ है भामा का नहीं, भोजराज का। वो कौन सा ग्रंथ है? क्या नाम होगा इसका? श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश और काव्य कौतुक की जो ग्रंथ है वो किसका है? यह है भट्टतोत का, भट्टतोत का, याद रह जाएगा भट्टतोत का। भट्टतोत कौन है? प्रज्ञा नव नवोर में शालिनी प्रतिभा मता, जो बात कहते हैं वो कौन है? भट्टतोत, ठीक है। तो भट्टतोत का ग्रंथ कौन सा हुआ है? काव्य कौतुक। 83 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। जो 2019 से दिसंबर से नया सिलेबस आया था नेट का, नया पाठ्यक्रम, नया तरीका आया था पेपर लेने का, उसके बाद में से 2025 और 2026 का जनवरी में जो पेपर हुआ था, 25 का दिसंबर वाला पेपर, वहां तक के जितने भी PYQs है वो सारे सम्मिलित कर लिए यहाँ पर, ठीक है। 2026 वाला भी कर लिया गया। एक प्रश्न छूट गया है बस, क्योंकि वो पहले मैंने पेपर देखा था तो नज़र से छूट गया था। जो कल क्लास लेंगे परसों उसमें वो प्रश्न दे देंगे, ठीक है। वो बाद में मिला था प्रश्न, दोबारा मैं पेपर देख रहा था तब मिला था वो। तो अब यहाँ 83 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। मुझे लगता है काफ़ी आपकी मदद मिलेगी इससे। तो ज़रूर इस PYQ क्लास को देखिए और कोशिश कीजिए क्लास में याद करने की, और केवल क्लासेज लेके पास में इकट्ठी करके मत छोड़िए। केवल सब्सक्राइब करके कि हाँ चलो इस चैनल को बाद में देख लेंगे या फिर वीडियो देख लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अभी देखिए, अभी कीजिए, ठीक है। जो बाद के लिए छोड़ता है वो कभी नहीं कर पाता, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि यहीं से टॉपिक क्लियर करते हुए चले। प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि। जब भी आप क्लास देखें, ठीक है। अभी ये रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास नहीं लिए, कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब रह रहा मौसम यहाँ राजस्थान के अंदर। सुबह अलग मौसम है, दोपहर को अलग है, शाम को अलग है, तो लाइट वगैरह का बहुत तकड़ा इशू आ रहा है, ठीक है। इस वजह से लाइव क्लास नहीं ली जा रही। इस क्लास को जरूर देखिए आप। प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।